अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद मेरी तरफ से भी। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे कराची की। तो कराची में आपको पता है गुलिस्तान जोहर में मिलेनियम मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, आप सब जानते होंगे। वहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और रात गई ये आग लगी थी, अभी तक उस पर काबू पाया नहीं जा सका है। 2 फ्लोर्स बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। रेस्क्यू 11, 22 की टीमें भी जाए वकुआ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यही इत्तलात आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया और नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह करे कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए और जिन लोगों का नुकसान है उनको जल्द अज जल्द इससे कुछ ना कुछ छुटकारा मिले। में भी देखा जा सकता है। एग्जैक्टली, जितनी ज़्यादा आग बढ़ेगी नुकसानात उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर बात कीजिए अताबाद लेक की तो पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, वो हुंजा में मौजूद है और एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी, उसकी बदौलत ये अताबाद लेक बनी थी। और उसके बाद उस अताबाद लेक के बिल्कुल साइड पे आपको बहुत मल्टीनेशनल होटल्स भी मिलेंगे और एक निजी होटल की कहानी है जो कि एक व्लॉगर हैं जॉर्ज बाकले, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वो निजी होटल बेसिकली जो उसका सीवरेज का पानी था वो अताबाद लेक के अंदर उसका पाइप जा रहा था। अच्छा। उन्होंने ये वीडियो बनाई कि ये तो यार सीवरेज का पानी है, इसको आप अताबाद लेक के अंदर क्यों फेंक रहे हैं। तो उसके बाद हुआ ये कि गिलगित गवर्नमेंट की, हुंजा की अथॉरिटीज़ की, उनकी भी आंखें खुली हैं। उन्होंने इस होटल को फौरी तौर पर सील किया। इसके अलावा इसके ऊपर 15 लाख रुपये जुर्माना भी किया और इसके जो सेक्शंस हैं कुछ उनको बंद किया गया। उम्मीद है कि ये इसी तरह से बंद रहेंगे और इसके अलावा भी अताबाद लेक के इर्द गिर्द जितने भी होटल्स हैं उनको मेरा ख्याल है कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए और अपने सीवेज का इंतज़ाम किसी और तरह से करे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो अताबाद लेक की खूबसूरती भी उसी तरह से मदम पड़ जाएगी जिस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में बैग पार्डन जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी शुरू में जगह बहुत अच्छी होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल डेवस्टेट कर जाती है। लेकिन अब ये वीडियो जिस तरह से आपने न्यूज़ दी है और वैसे भी ये वीडियो वायरल हो रही है तो अब जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा से ख्याल भी रखेंगे। खूब सो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क भर में इस वक्त 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है और पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मई में 116 माहौलियाती नमूने पोलियो की जांच के लिए जमा किए गए थे, जिनमें 69 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक नहीं हुई, जबकि पोलियो वायरस 34 अजला के माहौलियाती नमूनों में पाया गया है। और पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम ने यह भी बताया था कि सिंध के 14 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई और अगर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में की बात करूं तो वहां पर 8, फिर बलोचिस्तान में इसी तरह से 6, पंजाब के 4 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और इसके अलावा भी गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो एक ज़िले का माहौलियाती नमूना भी पॉजिटिव आया है और इस्लामाबाद के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। और पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक तमाम माहौलियाती नमूनों में जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया है, जो कि काफ़ी तशवीशनाक है। और मुल्क भर में 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी तशवीशनाक है और पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा है और वालिदैन बच्चों को बार बार पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। इस हवाले से कैंपेन्स भी शुरू की गई हैं, एक साल में 3 बार कैंपेन्स भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। बिल्कुल ऐसी है गज़ल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको अपने बच्चों को बार बार पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए क्योंकि आज अगर आप उनको पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो कल उनका जो मुस्तकबिल है वो आपको सेहतमंद मिलेगा, वो किसी माजूरी से खुदा न ख्वास्ता दूर रहेंगे। सिर्फ आपने करना ये है कि उनको बचपन में और स्पेशली मेरे ख्याल 5-6 साल की उम्र तक आपको ये पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने पड़ते हैं। ख़वातीन और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा हमने इस तरह की खबरें दे दी कि अताबाद की भी खबर दे दी, कराची की भी दे दी, पोलियो की भी खबर दे दी, लेकिन अब मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ गज़ल, आपको नींद बहुत आती है? जी आती है। ये क्यों आती है? ज़ाहिर थक जाती हूँ, काम इतना करती हूँ। लेकिन नींद आपको अंधेरे में आती होगी, लाइट बंद करनी पड़ती है। ये पूरे लाइट में नहीं आती। यू आर नॉट द ओनली वन, मतलब पूरी दुनिया में शायद 90% लोग होंगे। लोग होते हैं जो लाइट जला हाँ, वो 10% या 5% लोग होंगे। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन वज़ात, नींद की कमी से परेशानी अगर आपको भी है तो जापानीज़ कौम काफ़ी ज़्यादा इनकलाबी इजादात कर रही है और एक ऐसी ही इजाद जापानीज़ की जानिब से सामने आई है जिन्होंने एक ज़बरदस्ती जैकेट डिज़ाइन की है जिसको पफर जैकेट कहा जाता है, जो रोशनी और मौसीकी की मदद से इंसान को कहीं भी सुला सकती है। अच्छा।
एग्जैक्टली ये जैकेट पहनने वाले की दिल की धड़कन और जिस्मानी दर्जा हरारत जैसे बायोमेट्रिक डाटा की बुनियाद पर मखसूस आवाज़ें और लाइटिंग पैदा करती है ताकि नींद के लिए मौजू माहौल बन सके। अच्छा, मतलब लाइट में नींद। हाँ, लाइट में नींद, लेकिन वो इस तरह की आवाज़ें पैदा करती है ना कि माहौल बन जाता है नींद वाला। एग्जैक्टली, लोरी देना। और ये जैकेट बाज़ाहिर एक आम लेकिन ओवरसाइज पफर जैकेट है जो रोज़मर्रा पहनी जा सकती है, लेकिन अगर इसकी ख़ास बात के हवाले से बात की जाए तो वो इसका स्लीप मोड है, जो कि उस वक्त फ़ाल होता है जब इसको फ़ाल करना चाहते हैं। वहाँ पे उसके एक सिस्टम है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पहने ना सर पे, तो मेरे ख्याल से तब एग्जैक्टली ऐसे ही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जापानी जो जितने भी अफराद हैं यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में रोज़ाना 1.5 घंटा कम सोते हैं क्योंकि वो काम ज़्यादा करते हैं, जिसके नतीजे मुल्क की मईशत को सालाना 138 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचता है। ये जैकेट फिलहाल एक तस्वुराती नमूना है जिसे एक्सपो 2025 ओसाका में 24 जून से 7 जून तक नुमाइश के लिए रखा जाएगा, जहां लोग इसे आजमा भी सकते हैं। अच्छा, ये तो आप 5 घंटे वाली जो नींद है ना वो मतलब 1.5 घंटा कम सोती है जापानीज कौम, तो 138 अरब डॉलर का नुकसान भी उनको होता है। मतलब एक तरफ से वो 1.5 घंटा कम सोने हाँ, एक तरफ से वो अरबों डॉलर कमा भी तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो अपनी सेहत के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जिस तरह से आपने कहा कि अब ये 7 जुलाई तक जारी रहेगी, इसी तरह से अब आप देखें, अगर ले सकते हैं तो ले लें और सो भी जाएं और फिर नुकसान भी कर लें। आगे बढ़ते हैं। और वैसे तो आपको पता है ना कि दिल जो इंसान का होता है वो दिल ही होता है। वैसे तो हम इंसानों के दिल सीने में होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है या फिर सुना है कि किसी ऐसे जानवर का दिल जो कि उसके सर में हो? अच्छा, हाँ, ऐसा जानवर है। वो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा है। वो एक मखलूक है, झींगा जिसे कहते हैं, जिसको हम श्रिम्प भी कहते हैं इंग्लिश में। और झींगे में जो उसका दिल है उसके सर में होता है, और या फिर आप ये कह लें कि सर के करीब होता है या फिर उसके अंदरूनी हिस्से में होता है। और झींगे का दिल जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मतलब एक उनका इस तरह से उनकी शेप बनी होती है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि उनके सर के करीब देखा जाता है। और फिर सर और सीने का ये मुश्तरका हिस्सा होता है, चूंकि झींगे का सीना और सर एक ही सख्त होल में बंद होते हैं, इसलिए उनका दिल तकनीकी तौर पर सर के अंदर कहलाया जाता है। और झींगे का दिमाग और अब दिल का इन दोनों ही एक होल के अंदर होते हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पर सर जैसा दिखाई देता है। और इंसानों के बरक्स अगर बात करूं तो कई छोटे समुद्री जानवरों में अज़ा की तरतीब मुनफरद होती है, और झींगा इज़ वन ऑफ देम। झींगे का दिल भी सर जो है वो उसके साथ जुड़ा होता है। आप बिल्कुल ऐसे गज़ल। और अब झींगे के दिल और सर के हवाले से तो गज़ल ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की, जो कि इस तरह की स्टोरी शेयर करती हैं और आप लोग इनको बहुत लाइक करते हैं। हमने देखा है कि इस तरह की स्टोरीज माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी लेके आती है। ख़वातीन नौज़ात आगे बढ़ते और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है मेरे पास। आज से 8 साल कबल पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का मार्का अपने नाम किया। के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने इंडिया को शिकस्त दी थी, और वो मोहम्मद आमिर का ओवर कौन भूल सकता है, जहां पे उन्होंने पहले रोहित शर्मा को आउट किया, फिर उसके बाद विराट कोहली का कैच जो कि पहले ड्रॉप हुआ, और उसके बाद शादाब खान की जानिब से खूबसूरत कैच पकड़ा गया। सो यंग टीम थी, इसमें बाबर आजम भी मौजूद थे, शादाब खान भी मौजूद थे, फ़हीम अशरफ थे, हसन अली थे, मोहम्मद आमिर थे। लेकिन माहौल था, लेकिन जो क़यादत थी सरफराज अहमद की, इंस्पिरेशनल क़यादत, उस क़यादत की बदौलत पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का अपने नाम किया। तो पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना, वो कोई कम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी, क्योंकि लोग चैंपियंस ट्रॉफी किसी और से जीतते हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से जीती थी और इंडिया को फाइनल में शिकस्त दी थी, और एक बारी बरकम इंडिया को शिकस्त दी थी। उस वक्त इंडिया को हराना कोई आसान काम नहीं था। रोहित शर्मा अपनी पीक पे थे, विराट कोहली अपनी पीक पे थे, उनके जितने भी सुपरस्टार्स थे वो अपनी पीक पे थे, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों ने, बाबर आजम उस वक्त पीक पे नहीं थे, बाबर आजम को लोग किंग नहीं कहते थे, शादाब खान पीक पे नहीं थे, फ़हीम अशरफ उस तरह से पीक पे नहीं थे, लेकिन सरफराज अहमद की थी जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का ताज पहनाया। और सरफराज अहमद को और उनके जितने भी प्लेयर्स हैं 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उनको भी मुबारकबाद। और ये हसीन लम्हा है, जब मैं इसको सेलिब्रेट करता हूँ तो मुझे वो रमज़ान याद आ जाता है, जब एक तरफ हम अफ्तार कर रहे थे और सामने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेल रहा था। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन देखिए ना, इस तरह के मोमेंट्स जो होते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हों, ताकि वो फिर हिस्ट्री में जब हम उनको याद करें तो अच्छा भी लगे, उनको सेलिब्रेट भी
किया जाए। तो वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको स्टोरी बताते हैं ओलंपिक चैंपियन, क्योंकि आपने इसी तनाजुर में बताई स्पोर्ट्स की, तो मैंने कहा मैं भी इसी स्टोरी बता दूं। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को कौन नहीं जानता, उनके लिए आलमी जरीदे फोर्ब्स का एक बड़ा एजाज। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को पैरिस ओलंपिक्स 2024 में तारीखी कारकर्दगी के बाद फोर्ब्स 30 अंडर 30 आप ये कहें कि एशिया की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। और पैरिस ओलंपिक्स में 28 साल अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में 92.97 की जो थ्रो की थी, आप सबको याद होगा, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसको फोर्ब्स ने आप ये कहें कि स्टनिंग शो करार दिया, जो कि एक इनफरादी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का अब तक का पहला, जबकि 30 साल से ज़्यादा के अरसे में पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा भी था। और इसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि हुकूमत ने इस्लामाबाद की एक सड़क का नाम भी अरशद नदीम के नाम से मंसूब कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पोस्ट ने यौम आज़ादी पर एक यादगारी स्टैंप भी जारी की है, जिसके ऊपर जिस तरह आप ये कहें ना कि कितना बड़ा नाम से है और कितना बड़ा एजाज़ है। और उसके बाद भी इस तरह के वो अरशद नदीम जिस तरह से फेमस हो गए, बहुत से आप एड्स भी करते हैं, मुझे तो लगता है आगे मूवीज़ में भी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये पहले पाकिस्तान में शख्सियत है जो क्रिकेटर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी फेमस हैं और बड़ी लंबी फेंकते हैं, मतलब जैवलिन थ्रो की बात कर रहा हूँ। ख़वातीन औज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी बतानी है जो कि उज़्बेकिस्तान के हवाले से है। उन्होंने हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऐसी होती है, जैसे अरशद नदीम की आपने बात की, वहीं से मुझे ये स्टोरी याद आ गई कि जब वो आए तो उनको करोड़ों रुपए के लोगों ने इनामात दिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उससे पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ ऐसा ही उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ, जहाँ उज़्बेकिस्तान की फुटबॉल टीम के तमाम खिलाड़ियों को 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तोहफे से नवाज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता दिनों एशियन फुटबॉल क्वालिफायर्स में उज़्बेकिस्तान ने कतर को 3-0 से शिकस्त देकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का एजाज़ हासिल किया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने पर उज़्बेक जो सदर हैं, उन्होंने कौमी टीम के खिलाड़ियों को 30 चीनी इलेक्ट्रिक कारें तोहफे में दी। और ये कारें जब उन्होंने तोहफे में दी तो उसके साथ साथ जश्न भी बनाया गया। और तोहफे में दी गई गाड़ियाँ चीनी कंपनी की जो BYD कंपनी है, जो पाकिस्तान सुपर लीग में भी स्पॉन्सर है, उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी गई, जिसकी एक गाड़ी की मालियत तकरीबन 50,000 यूरो यानी पाकिस्तानी रुपयों में 1,63,00,000 रुपये है। और वाज़ेह रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में स्केड्यूल है। ख़वातीन औज़ात, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अपना चाहिए उज़्बेक टीम को, जिन्होंने पहली दफ़ा 2026 के फुटबॉल के लिए क्वालिफाई, और जिन्होंने देखना है वो जाकर देख भी लें अब जो नए स्केड्यूल आने वाले हैं मैचेस के हवाले से। बिल्कुल ऐसे। और जिन्होंने अमेरिका जाना है वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी जाके देखिए। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025-2026 का बजट 5,335 अरब का बजट पेश कर दिया। और इस बजट को टैक्स फ्री बजट भी कहा गया है, जिसमें आप ये कहें कि 1240 अरब रुपए की रिकॉर्ड तरक्याती रकम शामिल है। और सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह में 10%, पेंशन की बात की जाए तो उसमें 5% इजाफा हुआ। और कम से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने का कहा गया है। अगर हम बात करें पार्टीज़ के हवाले से, तो सियासी महाज पर PTI ने पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा किया है कि वो बजट वोटिंग का हिस्सा ना बने। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए कुछ ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फारूक आदिल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे बताएंगे जो बजट पंजाब का आया है, जिसमें कहा गया है कि बिल्कुल टैक्स फ्री है और जो पहले से टैक्स है उसी की वसूलियों पर काम किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप? कितना रिलीफ है इसमें आवाम के लिए? देखिए, अपना सूबे ने टैक्स फ्री बजट पेश किया। बेसिकली शुरू से ही इनकी पॉलिसी ये थी कि मईशत को सुधारने की स्ट्रेटजी होगी फेडरल गवर्नमेंट के पास। और सूबाई हुकूमत, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, और सूबाई हुकूमत डेवलपमेंटल वर्क करेगी, सर्विसेज में काम करेगी और आवाम के साथ रवाबित को करीब बनाएगी, ताकि वो जो लॉस हुआ 2018 में और उसके बाद उनका, उसको रिपेयर किया जा सके। तो ये बजट उसी तनाजुर में। लेकिन फारूक साहब, हमने देखा है कि आप पार्टीज को देखिए तो वो बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग कर रही है एक दूसरे के ऊपर। फिर PTI का
पीपल्स पार्टी को कहना कि आप इस पे वोटिंग ना दें। हम जब भी बजट को देखते हैं तो बजट चाहे जितना भी अच्छा आ जाए, फेडरल की जानिब से, पंजाब की जानिब से, सिंध की जानिब से, अपोजिशन वहाँ पे हमें उस पर कोई कंक्रीट या फिर ऐसा कि जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो, उस तरह का कोई भी स्टेप्स उठाते हुए नजर क्यों नहीं आती? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमने जितने भी बजट देखे सवाए बलोचिस्तान के, हर बजट में, यानी फेडरल गवर्नमेंट का बजट हो या सूबाई बजट हो, आपने शोर शराबा असेंबली में देखा है। ये नहीं होना चाहिए। आपने इख्तलाफ करना है, आप इख्तलाफ करें, उससे आप उसके खिलाफ करारदाद लेके आए। आप वॉकआउट करना चाहते हैं, वॉकआउट करें, लेकिन असेंबली को मछली बाजार नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी सियासी जमातों को ये समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई या जो भी उसकी कायम मकाम है, सुन्नी तहरीक वगैरह, अगर उसको इख्तिलाफ है बजट के साथ, तो जो कुछ आप ऐवान के अंदर करते हैं या जब प्रेसिडेंट की तकरीर के मौके पर जो कुछ आप ऐवान के अंदर करते हैं, उससे आप कर क्या रहे हैं? क्या आप उससे इख्तिलाफ कर रहे हैं? नहीं, आप दरअसल पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री सिस्टम कमजोर कर रहे हैं। उसके नतीजे में यही कुछ बजट में हो रहा है। तो ये हमारी सियासी जमातों को, ये सिर्फ पीटीआई वगैरह को नहीं, कभी कोई हुक्मरान होगा, कभी कोई हुक्मरान होगा, सबको ये समझना चाहिए कि ये जो कुछ ऐवान में हम करते हैं या जो एक पड़ गई है बदमजी की, इससे इज्तनाब करना चाहिए। क्यों? इसके नतीजे में आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को कमजोर करते हैं और सियासी, अब जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ये सियासतदान क्या करते हैं, ये कोई तरीका है भला? तो दरअसल सियासतदानों से पब्लिक दूर होती है। उसके नतीजे में ये बात सियासतदानों को समझनी चाहिए। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि पीपल्स पार्टी को एंगेज किया है पीटीआई ने और कहा है कि बजट पर वोट ना करें। तो इस पर ये तो देखें, पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग एंटिटी है, उसके नजरियात अलग हैं, उसके सियासी मफादात अलग हैं, लेकिन वो हुकूमत में इत्तेहादी है उसकी। तो वो अपने उसने मुतालबात तो तस्लीम करवाने हैं। जैसे वो जो मोटरवे बन रही है सक्खरता कराची या जहाँ पर जो भी है उसका, उस मोटरवे के लिए जो पैसे रखे गए हैं, वज़ीर आला सिंध का कहना ये है कि वो कम है। यह जो पानी का मंसूबा है कराची का, K3 या K4, उसके लिए बताया गया है कि पैसे कम है। अब ये उनकी बार्गेनिंग, जो भी आपस में बातचीत हो के उसका कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। तो जो बात पीटीआई चाहती है कि वोट ना करे, ये काबिले अमल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। सही। फारूक साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बजट से रिलेटेड तो हमने बात कर ली है। एक और अहम मामला इस वक्त चल रहा है। 13 रुकनी आईनी बेंच मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत कर रहा है और बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं जजेस साहिबान की जानिब से। कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? क्या तबसरा करेंगे? क्या पीटीआई के हक में जा सकती हैं ये मखसूस नशिस्तें? देखिए, मैं तो बहुत ही कमजोर सा आती हूँ और अब हमने जब जर्नलिज्म शुरू की थी तो हमें 2-3 बातें सिखाई गई थी। हमें ये बताया गया था कि कोर्ट पर आपने कभी तबसरा नहीं करना। अच्छा। कोर्ट की कार्रवाई पर आपने यानी बहुत हसास कार्रवाई होती है, सांस रोक कर उसको रिपोर्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि कोई बात इधर से उधर ना हो जाए। बिल्कुल। इसके अलावा हमें और भी कई बातें दिखाई गई थी, यानी खास तौर पर ये कि डिफेंस से मुतालिक जो मामलात हैं उसको आपने बड़ा हसास तरीके से रिपोर्ट करना है। तो मेरा तो ये तरीका नहीं है अदालत की कार्रवाई पर रिपोर्ट करना। अदालत एक बहुत मुकद्दस और बहुत ही काबिल एहतराम फोरम है। उस पर जो भी कार्रवाई होती है हमें उसको मॉनिटर नहीं, उसका मुशाहिदा करना चाहिए और उस पर जो भी फैसला है उसे कबूल करके उस पर अमल दरामद करना चाहिए। ठीक हो गया फारूक। आदिल साहब, मुझे लास्टली, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, कमेंट कीजिएगा। जो आर्मी चीफ की आज मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कितनी सिग्निफिकेंट है ये मुलाकात? देखिए, ये जो एक तो सबसे बड़ा इसमें मामला पाकिस्तान और इंडिया का है। आज खबर अभी आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया है नरेंद्र मोदी को और उस फोन को ये अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल
धमकाना कोशिश समझता हूँ, क्योंकि खुद इंडिया के अंदर जो होशमंद लोग हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया की पॉलिटिक्स और ताकत का तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त हो चुका है। इंडिया ये समझता था कि पूरा ये जो जनूब मशरकी एशिया है जी। और यानी ये जो समंदर का एरिया जिसको हम तो उसको कहते हैं बहरा अरब और वो खलीज हिंद कहते हैं, तो वो उसके मालिक बन गए हैं। लेकिन ये जो जंग है, इस 4 दिन की जंग ने हर चीज को अपनी जगह पर लाके खड़ा कर दिया और इस चीज को दुनिया तस्लीम कर रही है। और जो होशमंद एनालिस्ट हैं इंडिया के, वो भी इसे तस्लीम कर रहे हैं कि अब इंडिया की ना वो तवानाई रही है, ना वो ताकत रही है, और जो उसकी ताकत का मिथ था वो खत्म हो गया है। मिथ क्या था कि वो इस सारे इलाके का थानेदार है। बिल्कुल ऐसे ही वो सारे इलाके का चौधरी है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फारूक आदिल तजिया निगार हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डिफरेंट हमने टॉपिक्स के ऊपर उनसे गुफ्तगू की है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी जारी है, अब एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार करने लगी है। और अमरीकी नायब सदर के हालिया बयान ने सूरत हाल को मजीद संगीन भी बना दिया है, जिसमें वाज़ेह इशारा किया गया है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में अमली तौर पर कूदने का फैसला कर सकते हैं। और सदर ट्रंप ने भी आप ये कहें कि धमकिया मेज़ लहजा अपनाते हुए कहा है कि ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करना होगा। और आयतुल्लाह खामेनी के हवाले से भी ये स्टेटमेंट दे दी गई है ट्रंप साहब की जानिब से कि उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन हमें ये पता है, अमेरिका को पता है कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसराइल निशाना नहीं बनाना चाहता। जबकि नेतन्याहू की बात करें तो वो वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है कि आयतुल्लाह खामेनी को हम निशाना बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सी और भी स्टेटमेंट आ रही हैं, अनकंडीशनल सरेंडर करने के हवाले से भी सामने आ रही हैं बातें। और क्या इसकी जद में कौन कौन से ममालिक आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान भी है, मशरिक के वस्ता में जितने भी दीगर ममालिक शामिल हैं उनको भी काफ़ी कंसर्न्स हैं इस हवाले से। तो इसी सारे मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच। सर जिस तरह गज़ल ने ट्रंप के हवाले से भी बताया, उसके साथ साथ जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उनके बयानात भी, लेकिन जो ट्रंप के बयानात भी हैं उनको देख के हमें लगता है कि ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ईरान जो कि एक मुल्क है, एक सॉवरेन कंट्री है, बल्कि वो किसी दहशतगर्द के हवाले से बात करें कि हमें ये भी पता है कि खामनाई कहाँ पे है। हालांकि जंग तो इस वक्त इसराइल और ईरान की बराह रास्त हो रही है, लेकिन अमेरिका को इतनी तशवीश क्यों है सर? आई थिंक पहले ग्राउंड सिचुएशन देख लेते हैं। ये आई एम नॉट से कि रिटोरिक है, मे बी देयर इज अ ट्रूथ इन इट, तो शायद तैयारी हो रही है। इनका अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि कल रात तक जो है 50,000 रिच इजराइली जो थे हैव लेफ्ट इजराइल बाय बोट्स जो है, और वो साइप्रस चले गए। ये इनकी हालत है। इट्स अ सीज मेंटालिटी, सारी आबादी बंकरों में घुसी हुई है, सॉरी टू से लाइक रैट्स, बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड टू इट, किलिंग पैलेस्टीनियंस, हिजबुल्लाह पे अटैक कर दिया। आज एक स्टेट सामने जब खड़ी होगी, सब पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा हो गया था, आपको याद होगा चौथे दिन से इंटरवेंशन शुरू हो गई। प्रिसाइसली दैट इज हैपेंड। अभी मिलिट्री रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम अमेरिकन जो अवश्य कमेंटेटर्स मैं बता देता हूँ, एक बेसिकली स्कॉट रिटर हैं और एक कर्नल मैकग्रेगर है, मेरी अपनी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो 4 बेसिस दे आर गॉन बेसिकली, सो इट मीन्स के जो टेलरॉफ था या बाकी इनके एयर बेसिस हैं, इसी तरीके से हाइफा है, और जो बहुत बड़ी पोर्ट है इनका कमर्शियल हाइफा, जहाँ पे अडानी की भी आई थिंक इन्वेस्टमेंट थी भारत की बहुत बड़ी, दैट हैज बीन स्मैश। इनकी पावर ग्रिड उड़ चुका है। और फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, कल दिन दिहाड़े जब मुस्ताद के हेडक्वार्टर पे और शिनबैत के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ हजीरिया में, तो आई थिंक दैट शुक जो, और सुने डेविड बदिया की खबर कोई नहीं है जो मुसाद का चीफ है, बिकॉज दे वर टारगेटिंग ईरानी लीडरशिप। ये है ऑन ग्राउंड। बेसिकली इजराइल हैड सरेंडर्ड। अभी ये बात कर रहे हैं तो बात वही होती है कि पहलवान जब आपका लड़ रहा था और उसको फैंटी पड़ी एंड लॉकडाउन, नाउ यू कम इन टू रिस्टोर उनकी प्रेस्टीज है। और दूसरा साफ है जायंस लॉबी इज पुशिंग। मैं टेड क्रूज का इंटरव्यू देख रहा था टकर कार्सन के साथ, और टकर कार्सन पूछा आपको पता है ईरान की आबादी कितनी? कहता है आई डोंट नो। कहता है यू आर अटैकिंग अ कंट्री और आपको ये पता नहीं है कि उसकी आबादी कितनी है, डेमोग्राफिक 9-9.5 करोड़ की आबादी और आप अंदर घुसने जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द बैकग्राउंड अभी। और दूसरा, अभी तक मेरे ख्याल में ईरान इज नॉट इवन यूज 10% ऑफ द आर्सनल। ये एयरक्राफ्ट कैरियर की धमकियां दे रहे हैं कि वो आ जाएंगे। अभी हाइपरसोनिक सिस्टम जो आ गए हैं, चाहे वो चाइनीज BF-17 है, ईरान जो भी डिस्प्ले करेगा,
मतलब दे कैन बी टेकन आउट इन 1 आवर, तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर, ये मैं बता दूं, अगर रेड से वॉर उस तरफ जाती है। क्या फिर उसके बाद आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी देंगे? तो मेरे ख्याल में ये वी आर स्टैंडिंग ऑन प्रेसिपिस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, एंड आई वेरी सीरियसली सेड जिस तरीके से इन्होंने अरे कर दिया है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी लेस दो G7 जो हंस रहे थे और जिसमें आई थिंक क्या क्या लग रहे थे, नो बडी इज विद देम। भारत शायद होगा, तो G7 प्लस भारत को ऐड करें, दिस इज व्हाट दे हैव टोटल सपोर्ट। रेस्ट इंटायर वर्ल्ड इज विद ईरान, बिकॉज उन्होंने देखा कि एक मॉरल ग्राउंड है, अपना डिफेंस कर रहे हैं। बाकी देखिए धमकियां देते हैं, लाइन ऑफ शोहदा है इनके, अगर आर्मी चीफ शहीद हुए हैं या चीफ IRGC के, एक सक्सेशन है 30 दर्जे तक नीचे जो है। एंड माइंड यू, अगर सीनियर लीडरशिप को आप उड़ाएंगे तो इसका मतलब फिर आप जूनियर लीडरशिप को ऊपर ला रहे हैं, टू बी मोर लीथल, और इसका मतलब है कि आप अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर अल्लाह ताला की जात जो है वो देख रही है इतना जुल्म हुआ फलस्तीनियों के साथ। तो ऑल टोट आई थिंक दिस इज अ लूजर्स स्टेटमेंट। दूसरी डिस्कशन बड़ी जो हो रही है यहाँ पे, टर्की में हम लोग हैं यहाँ पे, होगा क्या आफ्टर द वॉर? आफ्टर द वॉर यू फाइंड 3-4 न्यूक्लियर स्टेट कमेगा, मिसाइल पावर्स बनेगी। लाइक टर्की सेइंग कि भाई शुड नॉट वी हैव, अगर इस तरीके से जोन में आकर बदमाशी करनी है, सऊदी अरेबिया विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर, तो क्या फिर प्रोलिफरेशन बंद हो जाएगी? इजिप्ट विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर, तो अर्जेंटीना बनेगा, ब्राजील बनेगा। तो मेरे ख्याल में दे आर सेटिंग अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। और कुछ जो कमेंटेटर कह रहे हैं कि इट इज नाउ फाइनल नेल इन द कॉफन ऑफ US एम्पायर, कि ये एम्पायर फिर क्लैश करना शुरू करेगी, बिकॉज यू विल नॉट हैव एनी फ्रंट। ना आप किसी मायदे पे अमल कर सकते हैं, आप धोखा देते हैं। सक्सेसिव आप देख लें जो टॉपल की गए, लिबिया से लेके इराक तक आपने तबाह करके रख दिया है मीना रीजन को, और आज आप बन गए हैं चैंपियन। तो आई थिंक पीपल आर वेरी वाइज अक्रॉस द वर्ल्ड, और इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस टू प्रेस्टीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और क्या खुदा न खास्ता अगर अटैक होता है उसके बाद ईरान अगर इनके दांत खट्टे कर देता है, तो अमेरिकन पावर किधर जाएगी? लेकिन सर सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताइएगा, इससे पहले आप G7 की बात कर रहे थे, तो अभी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग छोड़कर वापस वाशिंगटन जाना, और फिर क्या जिस तरह से हम ये बातें सुन रहे हैं कि कुछ अमेरिकी हथियार भी मूव कर रहे हैं, ये किस चीज की तरफ इशारा है? कि क्या कोई हेल्प की क्राई है इसराइल की तरफ से, दैट कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं उससे ज्यादा मजीद करें? और आपको लगता है कि ये इंडिकेशन है कि बराह रास्त भी शामिल हो सकता है अमेरिका? क्योंकि हम बयानात तो देख रहे हैं, वो कह रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग अलाय है उसका इसराइल का। ये प्रैक्टिकली द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सारी दुनिया कहती है। दूसरा आई थिंक जो कॉल यही थी, जब उन्होंने देखा कि बोट्स पे इसराइल से इवैक्यूएशन शुरू है, दिस इज ऑनेस्टली आप खुद गूगल करके देखें, दिस इज रिपोर्ट बाय द अमेरिकन ऑब्जर्वर। अंदर तो वो जाने नहीं देते, लेकिन क्या जब समुद्र आप क्रॉस करेंगे लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे। पीपल आर सीइंग दिस वॉर लाइव है, जो हशर हुआ इसराइल का, और 50,000 रिच अगर निकल गए उसके बाद एक बी लाइन, बाकी आबादी बंकरों में है। एंड पीपल आर सेइंग कि वी आर फेड अप विद दिस वॉर। देखिए सारे जायनिस्ट नहीं है इसराइलीज में, दे आर ह्यूमन बीइंग। एक आप 10% लॉबी कह लें ऊपर गवर्नमेंट, अभी आपस में मिनिस्टरों की लड़ाई हो रही है, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, स्ट्रीट्स पे नजर आ रहे हैं। तो ये बाकी देखें, आई वुड से कि अपने एलाई की हेल्प के लिए आ रहे हैं, मे बी दे विल हैव अ मिलिट्री ऑप्शन होगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक। दूसरा आई थिंक इम्पैक्ट विल बी दो बड़ी जो आई थिंक जो वर्ल्ड को कनेक्ट करती हैं चीजें। एक मैरीटाइम रूट है जो स्टेट ऑफ हॉर्मज है, या रेड सी अगर बंद होता है, बिकॉज दोनों साइडों पे इनके एलाइज हैं, ईरान खुद बैठा हुआ है, और वहां से 30-35% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस फ्लो करता है। तो एक हफ्ते में अगर ऑयल प्राइस डबल हो जाती तो आप खुद सोचते हैं ना, हर कॉमन आदमी का जो चूल्हा है डेवलपिंग वर्ल्ड में वो इफेक्ट होगा, यूरोप होगा, इसके बाद चाइना होगा, इसके बाद इंडिया होगा। मतलब बड़े नारे लगा रहे, दिल भी इफेक्टेड, देयर हाउसेज विल बी इफेक्टेड। तो ये एक फैक्ट। दूसरा आई थिंक जो एविएशन सेक्टर है वो ऑलरेडी इफेक्टेड है, ये सबसे बड़ा एविएशन का रूट है, कमर्शियल फ्लाइंग होती है बंद है। पहले ईरान पाकिस्तान की लड़ाई में, सॉरी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान ने आपस में बंद किया, और फिर जो है आई थिंक ये रूट शट डाउन हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि दुनिया की आधी फ्लाइंग नहीं हो रही होगी, दुनिया नहीं मूव करना है, बिल्कुल ऐसी ऐसा दुनिया की आधी फ्लाइंग नहीं हो रही। बरगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बरगीर वकार के साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जिया निगार थे, जो कि ईरान इसराइल के तनाज़े के हवाले से और जंग के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त पहुंचाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जो हमारा मौजू है, आज हम बात करेंगे इस सेगमेंट में स्टेम सेल्स के हवाले से, जो कि एक हैरत अंगेज, आप ये कहें कि उनका कारनामा है, हैरत अंगेज दुनिया है और मैदान भी हैरत अंगेज है, जहाँ जदीद साइंस ख्वाबों को हकीकत में बदल रही है और जख्म भरना, टूटी हड्डियाँ जुड़ना, फिर यहाँ तक कि दिल और दिमाग के मुर्दा खलियात को भी दोबारा जिंदा करना, ये सब कुछ अब मुमकिन हो रहा है। किसकी बदौलत? सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल्स की बदौलत। और हालिया बरसों में अगर मैं बात करूं तो स्टेम सेल्स रिसर्च ने तिब के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया और एक हैरान कुन पेशरफ्त भी की गई है माहिरीन की जानिब से, जहाँ पे एज रिवर्सल टेक्निक्स पर तजुर्बात किए गए हैं, जहाँ इंसानी खुलियात को दोबारा आप ये कहें कि जवानी की हालत में वापस लाया जाता है। और ये तहकीक अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन इन फ्यूचर इसके काफ़ी हौसला अफजा नताइज हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और इसी तमाम तर स्टेम सेल्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सलमान नईम साहब मौजूद हैं। साहब थैंक यू सो मच। हो जानेंगे सबसे पहले तो स्टेम सेल्स के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए भी कोई बहुत पुराना टॉपिक नहीं है, एक नई टर्म है। ये क्या होते हैं, फिर स्टेम सेल की थेरेपी क्या है और इससे कौन कौन सी बीमारियां आप स्टेम सेल्स के जरिए उसका क्योर कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं? ऐसा है कि ये आपके सवाल जो है ना, उनको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। स्टेम सेल्स क्या है, ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी क्या है और उससे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है। तो स्टेम सेल्स जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जब माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है तो वो एक सेल से पैदा होता है और वो सेल है स्टेम सेल, मास्टर सेल, और इससे बाकी तमाम सेल्स बनते हैं। और फिर इसी तरीके से जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो सेल्स हैं वो फिर ऑर्गन्स की शेप लेना शुरू करते हैं और फिर हर ऑर्गन के स्पेसिफिक स्टेम सेल्स बन जाते हैं। इन स्टेम सेल्स का काम ये है कि जब भी कभी बीमारी हो या कोई चोट लगे तो ये एक्टिवेट होते हैं और ये उस जगह को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स, और ये उनका रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अब स्टेम सेल थेरेपी क्या है कि जब हमारे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्टेम सेल्स का अपना जो रोल है वो अपनी मिकदार कम है, या उम्र के बढ़ते असरात ये हैं कि हमारी जैसी उम्र बढ़ती है तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टेम सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो कम होते जाते हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी ये है कि एज स्टेम सेल फिजिशियंस हम ऐसी जगह जहाँ पे स्टेम सेल्स की मिकदार सारी उम्र बहुत अच्छी रहती है, इसमें बोन मैरो का एग्जांपल है, फैट सेल्स हैं, हमारे एडिपोस टिश्यू है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम स्टेम सेल्स ले सकते हैं। और उसके बाद फिर ऐसी जगह जहाँ पे कि इनकी कमी है, जैसे कभी किसी को दिल का दौरा पड़ा है, किसी को दिमागी बीमारी है या किसी को खून की बीमारी है, तो ये स्टेम सेल्स जो है ना वो स्पेसिफिक एरिया से लिए जाते हैं और उस एरिया में डिलीवर कर दिए जाते हैं ताकि वो ऑर्गन वैसा परफॉर्म करना शुरू कर दे जैसा कि वो आपके यंगर ईयर्स में परफॉर्म कर रहा था, या जब वो नॉर्मल था जैसे परफॉर्म कर रहा था तो वैसा परफॉर्म करना शुरू हो जाए। ये स्टेम सेल थेरेपी है। और अब आ जाते हैं इस बात पे कि इनसे कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे जो कॉमन है वो जो पट्ठों और जोड़ों की बीमारियां, जिसमें घुटने की दर्द है, कमर की तकलीफ है, कंधों का दर्द, कूलों का दर्द है, जिसमें कोई ऐसा दर्द, इसको स्टेम सेल्स के जरिए बहुत इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है। उसके साथ साथ फिर जो दिल की बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट है, जिगर की बीमारियों का ट्रीटमेंट है, दिमागी बीमारियां जिसमें फालिज है, कमर पे चोट लगना जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसंस डिजीज है, डिमेंशिया है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम स्टेम सेल के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। और बच्चों के अंदर जो बच्चे पैदाइशी माजूर होते हैं उसको सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं, वो ट्रीट हो सकता है। उसके साथ साथ अब एक बहुत बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है बच्चों में ऑटिज्म का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है स्टेम सेल्स के जरिए। फिर कुछ खून की बीमारियां हैं उसके अंदर स्टेम सेल्स का रोल है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां जैसे आप बहुत ज्यादा पजीराई में लिया स्टेम सेल्स और रिजेनरेटिव मेडिसिन को, एंटी एजिंग। और अच्छा सर, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया और बताया कि स्टेम सेल बेसिकली होता क्या है, मुझे ये बताइएगा, आपने खुद ऑटिज्म का नाम ले लिया है, तो ऑटिज्म का इलाज स्टेम सेल के जरिए कैसे मुमकिन है? अच्छा, ऐसा है कि ऑटिज्म जो है ना वो आप इसको कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक बन गया है। मैं आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स देता हूँ कि 1999 में हर 800 बच्चे जो पैदा होते थे नॉर्मल, उनमें एक बच्चा डायग्नोज होता था ऑटिज्म से। और 2024 के स्टेटिस्टिक्स हैं कि हर 26 बच्चे यानी 26 बच्चे नॉर्मल की पैदाइश के बाद हर दूसरा एक बच्चे को ऑटिज्म होता है। और यही 2040 के अंदर ये स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि हर दूसरे बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। यानी इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। अब इसकी जो जनरल ट्रीटमेंट्स वो ये है कि हम बच्चों की स्पीच थेरेपी करती हैं, बिहेवियर थेरेपी करते हैं। ये आप मतलब थोड़ा सा नाज़रीन को मैं बता दूं, ये बच्चे वो हैं जो कि
प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते, Special आई जो कांटेक्ट होते नहीं करते, इनके कुछ सर्टन बिहेवियर्स होते हैं, ये कुछ चीजें रेपिटेटिव करते हैं, बार बार एक चीज करेंगे, कुछ चीजें सीधी रखनी है या गोल गोल घूमना है, बातों को रिपीट करते रहना, अपने नाम को रिस्पॉन्ड ना करना, ये ऑटिज्म के जनरल फीचर्स हैं। तो अब हम स्टेम सेल्स के जरिए इन बच्चों को ना सिर्फ वर्बल बना सकते हैं, यानी वो बोलना शुरू कर देते हैं, उसके साथ साथ उनके जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो खत्म होते हैं, और इन नटशेल आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चे ऑटिज्म के जो ठीक। कि अच्छा, अपनी दुनिया मुझे के डॉक्टर साहब अंदर ये भी रहते हैं। बताइएगा, ये जो स्टेम सेल्स हैं इनके ज़रिए आप बुढ़ापे को भी रोक सकते हैं, ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी होती है इनके ज़रिए? देखिए, इसको हम कहते हैं लॉन्जेविटी मेडिसिन, और अब दुनिया के काफी रिसर्चर्स हैं जो कि इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि नंबर वन, हम एजिंग क्यों होती है, हम बूढ़े क्यों होते हैं, और उसके साथ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। और अब कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट्स, या इसको सिनोलिटिक्स कहते हैं, ये ऐसी फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके जरिए हम एजिंग के साइंस को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो उसमें हमारा इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन, उसमें ये रिसर्च चल रही है, और कोलैबोरेट कर रहे हैं विद द साइंटिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड, और अमेरिकन एक स्पेसिफिक कंपनी है बाय द नेम ऑफ ट्रू डायग्नोस्टिक्स। हम उनके साथ कोलैबोरेशन में ये रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे सेंटर पे ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसको आपको जनरली बता देता हूँ कि उसमें हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसको। एक है जो हमारी बॉडी की एजिंग है, और एक फेशियल एजिंग है, यानी चेहरे के ऊपर जो उसके असरात आते हैं। हमारे सेंटर पे सबसे पहले उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस की जाती है कि ये एजिंग का आपका प्रोसेस जो है आप कहाँ पे है। तो एक हमारी है क्रोनोलॉजिकल एज, कि हम लोगों के सालों में कितने साल हो गए, जैसे 40 साल उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है। और एक है हमारी बायोलॉजिकल एज, कि हम एक्चुअली एज कितना तेज कर रहे हैं, यानी हमारी बॉडी की बायोलॉजिक्स जो है, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है, उसको एपिजेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। वो हमारे सेंटर पे की जाती है जानने के लिए कि आपकी एजिंग का क्या रेट है, और उसके मुताबिक एक स्पेसिफिक प्रोग्राम डिजाइन होता है। उसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कुछ आईवीज हैं, शायद आपने आईवी नेट का जिक्र सुना हो, आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। हम वो करते हैं, स्टेम सेल्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, और उसके साथ साथ फिर कुछ यही स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स जो है वो चेहरे के ऊपर भी लगाए जाते हैं। अच्छा सर, जिससे मुझे कि ये हम बताएगा जो कि ये aging तो है सारी सूरत हाल से रिलेटेड आपने आगाह किया है, मुझे कैंसर के हवाले से बताएगा, क्या कैंसर का इलाज भी स्टेम सेल के जरिए हो सकता है, इसकी थेरेपी से मुमकिन है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया कि ये कैंसर भी आपको पता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जो ऐसे कैंसर्स जो हम काफी बड़े एज में देखते थे, वो यंगर एजेस के अंदर भी होना शुरू हो गए हैं, और इसका भी इंसिडेंस जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके अंदर जनरली जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, या सर्जरी होती है। ये 3 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि हम कैंसर के लिए करते हैं। लेकिन इन तमाम के साइड इफेक्ट्स हैं। कीमोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स हैं, सर्जरी के अपने साइड बिल्कुल। इफेक्ट्स हैं। तो अब जो न्यूअर क्लास ऑफ सेलुलर थेरेपी वो है इम्यूनोथेरेपी, यानी हम आप ही के इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो एक कैंसर मतलब एक तमाम कैंसर्स या एक स्पेसिफिक कैंसर को वो स्पेसिफिकली ट्रीट कर सके। उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मोडालिटीज हैं, उसमें NK सेल्स हैं, CIK सेल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ये पास में यूज हुए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन कैंसर्स, खासतौर पे ब्लड के कैंसर्स में। लेकिन अब एक न्यूअर फॉर्म ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट आ गई है जिसको हम CAR T सेल थेरेपी कहते हैं, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। इसको आप कह सकते हैं कि ये रेवोल्यूशनाइज कर दिया इसने कैंसर ट्रीटमेंट को थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसके जरिए बहुत टारगेटेड, यानी हम जो कैंसर है, ये जो सेल्स हैं आप ही के, हम मतलब इसका तरीकाकार ये है कि हम आप ही के सेल्स लेंगे, उनको जो कैंसर है उसकी एंटीजन के साथ चार्ज करेंगे ताकि वो स्पेसिफिकली उस कैंसर को ट्रीट करे या उस कैंसर को डिस्ट्रॉय करे। इसके अलावा बॉडी के किसी सेल्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय ना करे। जी। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन, ये हमारी कोलैबोरेशन है विद टर्की एंड US, और वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे साथ कोलैबोरेशन की है। और अब हम लोग इन द नियर फ्यूचर ये हम पाकिस्तानी जो हमारे पेशेंट्स हैं कैंसर के, डॉक्टर साहब मुझे उनको बताइएगा डॉक्टर कि के जा रहे हैं, अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान में मौजूदगी और इसके किरदार के हवाले से, और ये काम किस तरह करता है और इनका बेसिक काम क्या है? हमारा जो इदारा है ये 2017 से जो है वो काम कर रहा है, एवर सिंस आई केम बैक टू पाकिस्तान। और हमारा गोल यही था कि हम पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम करें जो कि स्टैंडर्डाइज हो, और वो एक रिकग्निशन बने ना सिर्फ हमारे इदारे की बल्कि पाकिस्तान की, कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम हो रहा है इन रिजेनरेटिव मेडिसिन। तो उसकी रिकग्निशन में जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन है, आई एम द मेन एफिलिएट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन फॉर पाकिस्तान एंड UAE चैप्टर्स।
तो उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो काम है उसको अमेरिकन बोर्ड ऑफ रिजनरेटिव मेडिसिन ने रिकग्नाइज किया, और जो हमारा इदारा है उसकी एफिलिएशन है विद ABRM। तो उसका फायदा ये है कि ना सिर्फ हमारा जो भी यहाँ पे काम हो रहा है वो अमेरिका के अंदर उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, उसके साथ साथ ये जो हमारा इदारा है वो रिकग्नाइज है ट्रेनिंग के लिए इन रिजनरेटिव मेडिसिन। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, और हमारे सेंटर के ऊपर आज भी डॉक्टर्स हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं रिजनरेटिव मेडिसिन में, और जब ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उनकी जो रिकग्निशन है, जो उनकी सर्टिफिकेशन है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, वो अमेरिकन बोर्ड ऑफ रिजनरेटिव मेडिसिन के थ्रू होगी। तो ये बहुत बड़ा आप कह लें अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि हमें रिकग्नाइज किया गया है। एग्जैक्टली, और हमारे पाकिस्तान की सेंटर एक बहुत को बड़ी और डॉक्टर्स अचीवमेंट को है। अब, डॉक्टर सईद और साहब ट्रैवल हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि व्हाट इज स्टेम सेल और उसका प्रोसेस और काम क्या है, किस तरह से वर्क करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अब बात करेंगे ज़हनी सेहत के हवाले से। और जब बात होती है ज़हनी सेहत की, ख़वातीन की खुद मुख्तारी की, तो माहिन गनी का नाम तो इसमें आपके जहन में ज़रूर आता होगा। वो ना सिर्फ एक एक्सपर्ट माहिर नफ्सियात हैं, बल्कि मारूफ फैशन ब्रांड वीरा की शरीक बानी भी हैं, जहाँ वो तख्लीकी क़ियादत के साथ साथ समाजी शऊर को भी फ़रोग़ देती हैं। अपने 15 साल जो उनका एक्सपीरियंस है उसके दौरान माहिन ने रिश्तों में जज्बाती इस्तेहसाल, सदमे के असरात और नफ्सियाती बहाली जैसे नाजुक मौज़ूआत पर गहराई से काम किया। सोशल मीडिया पर इनकी आवाज़ लाखों दिलों में तक पहुँचती है, और ख़ास तौर पर इन मौज़ूआत पर जो हमारे मुआशरे में अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। एग्जैक्टली और उन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए माहीन आज हमारे साथ मौजूद है। माहीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन के हवाले करूँगी, जिस तरह से ख़वातीन काफ़ी हसास होती हैं, ओवर थिंकिंग करना, फिर सोचते रहना, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जुल्म सहना और खामोश रहना, जब उनको लगता है कि शायद अगर ये बात बाहर चली गई या फिर मीडिया पे हाईलाइट होगी तो जैसे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान और कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। ऐसे कौन से वो पहलू हैं जिन पर हम देखते हैं कि ख़वातीन खामोश बर्दाश्त कर जाती या फिर बर्दाश्त कर जाती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स देखिए, हमारा समाज ऐसा है कि हम बेनिफिट करते हैं औरतों की खामोशी से। तो बहुत बार ये होता है कि बचपन से एक कंडीशनिंग हुई होती है कि बर्दाश्त करने में ही बहादुरी है। तो बहुत सी औरतें पिसती चली जाती हैं सालों साल, बस ये सोचते हुए कि हम बर्दाश्त करेंगे, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, आवाज़ उठाएंगे तो फिर शायद हम पे ही आवाज़ उठाई जाएगी वापस कि ये क्यों बोल रही है। मगर बात ये है कि कंडीशनिंग, जैसे कि मैंने कहा, बचपन से हुई होती है कि बर्दाश्त करना है। तो बहुत सार हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जिसे कहते हैं इमोशनल अब्यूज़। इसका ये मायने है कि देखिए, फिजिकल अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़ के बारे में तो हमें पता है कि किसी ने गाली दे दी, किसी ने आपको मार दिया, बट जो इमोशनल अब्यूज़ होता है उसका जहन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बिकॉज वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसा अब्यूज़ जो दिखाई नहीं देता, उसके बाद बारे में बात करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम औरतों को ये सिखाएं और बताएं कि इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, उसकी अवेयरनेस और पैदा करें, ताकि वो सबसे पहले ये अपने अपनी अपनी ज़िंदगी में देख सकें कि मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा माहिन, मुझे ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे रिश्ते हैं, अगर ख़वातीन की बात की जाए, तो वो ये पहचान सकते हैं जहाँ पे उनको ज़हनी या जज्बाती जो तशद्दुद है उन पे जारी तो रहता है, लेकिन वो एहसास नहीं होता, नज़र नहीं आता, लेकिन इस तरह वो किस तरह पहचान सकती है कि ये रिश्ता है जो मुझे ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, कोई भी रिश्ता जिसमें आपको गिल्ट महसूस हो, आपको अपना आप कमतर लगे, वो ऐसा रिश्ता है कि वो आपको ज़हनी सुकून नहीं दे रहा। और वहाँ पे आपने ना कि सिर्फ आवाज़ उठानी है, बट अपने आप से भी सच्चाई, अपने आप को भी सच्चाई दिखानी है और अपने लिए आवाज़ उठानी है। मसलन गिल्ट हो गया, गैस लाइटिंग हो गई, ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गई, ये सारे इमोशनल अब्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। कोई आपको अगर कॉन्स्टेंटली डाउन प्ले कर रहा है, आपको पैसिव अग्रेसिव कमेंट्स पास कर रहा है, आपको एक तरह से नीचा दिखा रहा है,
तो वो भी अब्यूज होता है। अगर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है वो भी अब्यूज होता है। और ये कितने घरों में हम देखते हैं कि औरतों के साथ सिर्फ एक इंसान नहीं, इतने लोग ये कर रहे होते हैं और औरत बस चुप करके बर्दाश्त कर रही होती है। बिल्कुल आपको माहीन, कभी हमने ना बहुत कभी सारी अपने रिपोर्ट्स वजूद देखी के हैं। लिए आवाज उठानी पड़ती है। बिल्कुल, हमारे सॉरी। पास बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं। अभी रिसेंटली आप देख लें, सना का केस है, फिर इसके साथ साथ हमने और भी दीगर केसेस देखे हैं जिनमें ख़वातीन को अपने घरों से ही नुकसान होता है। लेकिन मुझे बताइएगा कि ख़वातीन के हकूक़ तो हैं माशरे में, लेकिन आप समझती हैं कि ये भी एक फैक्टर है कि ख़वातीन की जो खुद मुख्तारी है उसको हमारे माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिकॉज जैसे कि हमने देखा है एक औरत जो कॉन्फिडेंट है, जो अपने लिए आवाज उठा सकती है, जो कि विजिबल है, तो हमें लगता है कि वो एक डेंजरस औरत है, वो सही औरत नहीं है। हमारे माशरे ने हमें सिखाया हुआ है। तो औरत की सेफ्टी तो है नहीं इस माशरे में। और अगर हम आवाज उठाते हैं तो फिर बोला जाता है कि शायद ये औरत सही नहीं है, ये गलत औरत है, ये अपने लिए आवाज क्यों उठा रही है। बिकॉज हमने औरतों का साइलेंस उनके अगेंस्ट यूज किया है कि जितनी बिल्कुल। वो साइलेंट रहेगी उतनी ही वो एक्सेप्टेड होगी। और अगर वो अपने लिए आवाज उठाएगी तो वो सही औरत तो है नहीं। और हम यही देखते हैं। आप देख लें सना यूसुफ के साथ जो हुआ, वो एक बच्ची थी। और हम ठीक है, जब वैसे हादसे होते भी हैं तो हम तो बड़ी आसानी से औरत पे ब्लेम डाल देते हैं। बिल्कुल, मगर वो तो अपने एग्जैक्टली घर में थी, वो तो अपने घर में भी महफूज नहीं थी। बिकॉज एग्जैक्टली एक ऐसे ही है। आदमी को हमने इतनी एंटाइटलमेंट दी कि उसने सोचा कि किसी औरत की जिंदगी पे मेरा हक है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा माहीन, आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू लास्टली। मुझे एक तो इसका सोल्यूशन बताइएगा कि किस तरह से हम इसका हल निकाल सकते हैं, और सेकेंडली अगर एक खातून है वो इस तरह के रिश्ते से निकलती है तो वो किस तरह से अपनी ज़हनी नशोनुमा कर सकती है और अपने आप को वापस नॉर्मलाइज कर सकती है? देखिए, पहले बात तो जब एक औरत निकलने का सोचती भी है तो इतना सोसाइटल स्टिग्मा होता है, इतना शेम उस पर डाला डाला जाता है। तो पहली बात तो आपने सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने साथ सच बोलना है कि मेरे लिए अच्छा क्या है जी। और मैंने अपनी आवाज कैसे उठानी है। और जब वो निकलती है तो ऑफ कोर्स आसान नहीं होता, बहुत सी चीजें कही जाती हैं, उसको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो आपने सबसे पहले तो अपने साथ सच बोलना है। दूसरा, आपने एक सपोर्ट सिस्टम अपने लिए पैदा करना है, अपने अपने आप के लिए एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करना है, चाहे वो थेरेपी हो, चाहे वो अपनी जात के लिए कोई चीज हो जो आपको खुशी दे। बिकॉज अपनी खुशी इस तरह के इमोशनली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हम भूल ही जाते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम पैदा करें, थेरेपी लें, अपने लिए चीजें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें ताकि कल को किसी पे आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े। बिल्कुल ठीक हो सही। गया। माहीन हमारे साथ मौजूद थी, माहीन गनी, जो कि ख़वातीन के हवाले से बात करी थी और ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से हम उनको माहिर नफ्सियात भी हैं तो उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे उनके साथ किस तरह से ख़वातीन के इश्यूज़ को कम किया जा सकता है, ख़वातीन औज़ात। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हमारे साथ मौजूद है एक बासलाहियत और वर्सटाइल फनकार ज़ीशान खान की मैं बात कर रही हूँ। ये ना सिर्फ एक कामयाब अदाकार है बल्कि माजी में वो रेडियो पाकिस्तान के एंकर और शो होस्ट भी रह चुकी हैं। और स्क्रीन के सामने और माइक के पीछे दोनों जगहों पर उनकी मौजूदगी ने हमेशा एक ख़ास असर छोड़ा है। और उन्होंने आप ये कहें कि नादान दिल और बद्दुआ जैसे ड्रामों में भी काम किया है। और आज के प्रोग्राम में हम ज़ीशान खान से जानेंगे कि उनके अदाकारी के सफ़र, रेडियो पाकिस्तान पर काम करना, कैसे तजुर्बात रहे उनका, अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किन पर वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो गज़ल ने बता दिया कि आप रेडियो होस्ट भी रहे, वहाँ से आपने प्रोग्राम भी किए, उनके एंकर्स भी रहे, लेकिन उसके बाद फिर आप माशाल्लाह से एक्टिंग की तरफ गए। तो ये सफ़र किस तरह से आपका डाइवर्ट हुआ? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड जी बिल्कुल, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान। एंड रेडियो के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैं न्यूज़ में भी रह चुका हूँ, अभी ना न्यूज़ कास्टर। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? हमारी फील्ड से भी हैं आप फिर? यस, कहाँ पे? प्राइवेट चैनल में। और कितना अर्सा? प्राइवेट चैनल ऑलमोस्ट 3 years। अच्छा। या एंड देन उसके बाद फिर मैंने फ़िल्म की, एयरवे फिल्म आज़ादी के नाम से थी 2018 में, बैक इन 2018। एंड फिर उसके बाद ड्रामा।
स्टार्ट किया। अच्छा। एंड देन जब शोबिस की तरफ गया तो बाकी चीज़ें सारी सही और ये एकदम से क्विट क्यों कर दिया, मतलब हाँ, मैं भी यही पूछने यहाँ वाली पे थी। क्या कमी थी कि आप वहाँ पे चले गए? स्क्रीन तो यहाँ पे भी थी। हाँ स्क्रीन स्क्रीन की अगर क्रेज हो तो नई चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट। जब शोबिस की तरफ आप जाते हैं तो फिर आपको इसका शौक जो है वो आई थिंक ख़त्म, मेरा तो ऐसा हुआ कि भाई अच्छा। हाँ। अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आप न्यूज़ कास्टर भी रह चुके हैं, फिर होस्ट भी किए बहुत से प्रोग्राम, ज़ाहिर है ये फील्ड और एक्टिंग की फील्ड एक बहुत डिफरेंस है इनमें, तो अपने आप को एक बिल्कुल एक एंकर से एक एक्टर में ढालना कितना मुश्किल है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। बहुत अपनी क्राफ्ट के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। खैर ग्रूमिंग तो इस फील्ड में भी है बट डिफरेंट है चीज़ें, बहुत different बहुत है ना? हाँ बहुत डिफरेंट है। तो एक्टिंग तो समटाइम्स यहाँ भी जाती है। समटाइम्स नहीं, ये भी एक एक्टिंग ही है। ये भी एक्टिंग ही है। राइट नाउ वी आर डूइंग एक्टिंग। हाँ, ये एक्टिंग का ही समझ लें कि एक साइड है बट इसमें आप ये कह सकते हैं कि मोनोटोनियस है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। आपने एक ही टोन रखनी है, एक ही रखना है कोट बस। पहनना है, आपने व्हाइट शर्ट लाजमी पहननी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट डिफरेंट है। यहाँ आपका एक ही क्राफ्ट है, आप उसी को लेके फॉलो करते हैं, उसी को आप अल्फाज की अदायगी enhance अच्छी करते होनी चाहिए। हैं। जी वो तो न्यूज़ वहाँ भी एंकर है। के, हाँ। अल्फाज की मतलब अदायगी तो वहाँ कोई मार्जिन है आपकी? अगर एक्टिंग की बात मैं करूँ तो कोई आप समटाइम होता है ना, कुछ ऐसा रोल होता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। या या यू आर राइट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर कि आप क्या प्ले कर रहे हैं। उसमें भी डिफरेंट जॉनर्स हैं, आप कॉमेडी कर रहे हैं, आप अच्छा उसके अंदर भी आप अगर थिएटर वाली साइड पे चले जाएं तो वो एक अलग वो कहानी एक है, अलग चीज़ है। टेलीविजन अलग है, फिल्म अलग है, सो या डिपेंड्स। अच्छा ज़ीशान, जब कैरेक्टर की बात होती है तो बहुत दफ़ा हमने देखा है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप नॉर्मल ज़िंदगी में आपकी लाइफ कुछ और होती है, जैसा बोला वाला कैरेक्टर है, लेकिन आपको कहीं पागल बनना पड़ता है, इस तरह का कोई कैरेक्टर है, तो वो एकदम से हो जाता है या उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है? प्रॉपर आपको उस बज़ में जाने के लिए किन किन माहौल मराइल बनाना से गुजरना पड़ता है? नहीं, डेफिनेटली एक्टिंग एक बहुत मुश्किल और बहुत जिम्मेदारी का काम है आपको, एंड उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन पीपल डोंट नो कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ इस तरह की डिफरेंट आप चीज़ करते हैं, बहुत डिप्रेसिव कैरेक्टर या वो चीज़ें करते हैं, वो फिर वो सीरियल या वो शूट आपकी ख़त्म होने के बाद उसका इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। रिस्पॉन्स एज इन आप एक्टिंग में, अब मैं एज अ ज़ीशान जब सेट पर जाता हूँ तो मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ, बट जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो उस वक्त मैं वो कैरेक्टर हूँ। तो मैं अगर बड़ा खुश हूँ और मैं कैरेक्टर मेरा बड़ा डिप्रेसिव है तो मैं अपने ऊपर एफर्ट करके अपने इमोशंस एंड अपनी फीलिंग्स को प्ले करता हूँ मैं। तो वो करने से ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका आपकी साइकोलॉजिकल जो उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा Yes, ज़ीशान, उस कैरेक्टर से तो वापस जिस तरह से निकलना। अभी आपने कहा कि ज़ाहिर है लोग आपको सराहते भी हैं आपकी एक्टिंग से, लेकिन तनकीद का भी एक फैक्टर होता है, तनकीद भी होती है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक माइंड पर इफेक्ट भी करता है, तो फिर किस तरह से हैंडल करते हैं ये सारी सिचुएशन आप? तनकीद वाली चीज़ों पर तो ज़्यादा कान नहीं धरते हम लोग। हाँ जी, पॉजिटिव चीज़ें ही देखते हैं। सही। और पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, लेकिन अब ये बताइएगा कि अब ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, और इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, सबसे आपके दिल के करीब कौन सा प्रोजेक्ट? दैट फिल्म आज़ादी। आज़ादी, Yes. जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, जिसने आपको न्यूज़ के भंवर से निकाल के एक्टर के भंवर में डाल दिया। एग्जैक्टली। तो आई बीन प्रोसेस क्या था, मतलब कैसे गए आप इसकी तरफ? आई बीन लकी के मैं चूज किया गया बस इस कैरेक्टर के लिए। वैसे randomly? टीवी पे देख के? नहीं, नॉट इन टीवी पर नहीं, इन पर्सन मुलाकात हुई थी मेरी डायरेक्टर से, इमरान मलिक साहब उसके डायरेक्टर थे। हाँ जी, तो ही पिक्ड मी फॉर दैट कैरेक्टर एंड फिर वो किया मैंने, एंड इट वाज बेस्ड ऑन कश्मीर इशू। तो एक अच्छे कॉज के लिए बना एक प्रोजेक्ट था। सो यस, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने खैर बात कह दिया न्यूज़ हाँ जी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया एंड देन ड्रामा की तरफ आ गया मैं। सही। न्यूज़ और- वगैरह छोड़ दी थी मैंने। ठीक है। और अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से? आने वाले मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो एयरवे डिजिटल से जाएंगे। एक है पल तो पल एंड दूसरा रिश्ते अपनों में। ठीक। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि आप न्यूज़ में भी काम कर चुके, रेडियो में भी काम कर चुके, एक्टिंग में भी काम कर चुके, इसमें डिफरेंस आपको क्या लगता है प्रोफेशनलिज्म में, या फिर और क्या क्या डिफरेंस आपको लगता है? कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोफेशनल मिले, एक्टिंग में या फिर न्यूज़ में? लेट मी बी ऑनेस्ट, न्यूज़ में मुझे ये लगा है कि मुझे मार्जिन हमेशा कम मिला है अपनी तरफ से चीज़ें करने कम का। होता है। एग्जैक्टली। कम वो होता कम अपनी तरफ होता है से जो चीज़ें आपके पास करने का। चीज आ रही है, आपने Exactly. वही, जैसे मैंने ऐसे you आपको have to पहले do कहा ना that. कि आप काश से की भी नहीं कर सकते खुद से। यस यस, हाँ। ऐसा ही है। तो मुझे मार्जिन कम मिला है हमेशा, तो ये मार्जिन यहाँ पे परफॉर्म करने का या यहाँ पे
हमें अपनी तरफ से चीज़ें ऐड ऑन करने का मार्जिन ज़्यादा होता है कैरेक्टर्स में। सही, कभी फील किया कि मुझे कि कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो कि यार नहीं मेरा ठीक था, मैं न्यूज़ में ठीक था? वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था जहाँ हूँ अभी ठीक हूँ। सही। बिल्कुल ऐसा ही है। और रेडियो जब आपने किया तो वो कहा यह जाता है कि बड़ा इजी काम है, लेकिन वैसे होता नहीं है। मैंने भी रेडियो किया है। रेडियो को बेसिकली लोग समझते हैं कि वो इजी है क्योंकि आप स्क्रीन पे नहीं आ रहे होते, लेकिन वहाँ पे जो आपको लफ्ज़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है वो बहुत ही डिफरेंट नहीं होता। लोग तो इसको बड़ा आसान समझते थे। नहीं, बिल्कुल होता है। और चाहे आप एंकर हैं या एक्टर हैं, रेडियो इज़ द बेसिक। आपको अपनी शख्सियत में ठहराव रेडियो सिखाता है, अपनी आवाज़ का कंट्रोल रेडियो सिखाता है, थ्रो रेडियो सिखाता है, एवरीथिंग। इवन फिल्म की जो डब होती है वो भी बहुत मुश्किल होती है। वो भी मैंने अगर फिल्म की तो वो उसकी डब अदरवाइज किसी और से डब करवाया जाता। तो वो मैंने इसीलिए की, इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, डब खुद किया बिकॉज वो रेडियो का एज था मुझे। तो वो थ्रो का आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, आप अगर फिल्म का डब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। इवन ड्रामा में आपको जो उतार चढ़ाव है वो सारा रेडियो सिखाता। सही हो गया। तो ज़िशान मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो, मैं अगर न्यूज़ एंकर के हवाले से बात करूं, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग या फिर आपको याद हो, हमेशा आप अभी तक याद करते हो क्योंकि अच्छा मोमेंट था मेरा? वो भी उस स्टेज के हिसाब से दैट वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि कभी कोई गलती हो जाती है ना तो उस पर खुद ही हंसी आती है कि यार मैंने ये क्या कर दिया है। नहीं, ये तो देखिए प्रैक्टिस है ना। अब आप लोग आई डोंट नो आप लोग न्यूज़ करते हैं या नहीं करते? आप भी तो एंटरटेनमेंट, अच्छा न्यूज़ करती हैं आप। तो वो न्यूज़ भी एक प्रैक्टिस है, आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ के, वो डेली का आपकी रूटीन है। और ये मेरा ख्याल है कि इसका आपको एक्टिंग में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि जब आप रेडियो करते हैं, टीवी करते हैं, आपका तलफ़ुज़ ठीक होता है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, तो एक्टिंग में तो आपको फिर उस तरह की लफाजी चाहिए होती है। जी बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि उस स्टेज के हिसाब से न्यूज़ ने भी बड़ा फ़ायदा दिया। स्पॉन्टेनियस बोलना आपको आ जाता है, आपको कैमरा फेसिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। तो जब आपने पहली आज़ादी की है, उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स था फैमिली की तरफ से, फ्रेंड सर्कल की तरफ से, जिन्होंने आपको बूस्ट अप किया कि यार मुझे मज़ीद अब आगे भी करना चाहिए? अच्छा, ये अब एक अलग कहानी आपने शुरू कर दी। ये कहानी सही नहीं अभी बयान करें। बीइंग फ्रॉम केपीके, आपको पता है कि एक्टिंग वाली साइड पर थोड़ा मुश्किल होता है। वो सपोर्ट आपको फैमिली से कभी भी उस तरीके से नहीं मिलती कि यार आप जाएं एक्टिंग की तरफ। भाई अच्छे हो, खबरें पढ़े हो सामने। हाँ, यस एग्जैक्टली ये मेरी अम्मा वाले अल्फाज हैं आपके कि यार बस ये ठीक था ना, न्यूज़ वगैरह ये किस काम में चलेगा, इन्फॉर्मेशन दे दो लोगों को। हाँ, और मतलब और दूसरा एक्टिंग समझ नहीं आती लोगों को कि ये क्या काम है। मतलब वही है ना कि करते क्या हो भाई, एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन आप चीज़ें बेहतर हैं, बट स्टार्ट में बहुत मुश्किल था। सही हो गया। और ये बताइएगा कि आपके अगर अब नए प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? ये दो मैंने बताया एयरवे डिजिटल से हैं, सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट है और एक नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट है। ये दोनों एयरवाई से आ रहे हैं। ठीक हो गया। और ये कब तक आ जाएंगे? पल दो पल जो है वो जल्दी आएगा, एंड द अदर वन उसको थोड़ा टाइम। ठीक हो गया। और रोल क्या है इसमें आपका? सपोर्टिंग हीरो दोनों में। अच्छा, सेकंड लीड। हाँ जी। थैंक यू सो मच ज़िशान फॉर कमिंग। आप आए और आपने अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताया, और ये अच्छा सफर था जो आपने न्यूज़ एंकरिंग के हवाले से न्यूज़ एंकरिंग का बता के ना तो आपने हमें होशियार कर दिया, और हम ज्यादातर उसी के इर्द गिर्द रहे के मतलब हम भी कभी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे कबीले से कोई वहाँ पे गया तो हमने कहा कि इनसे पूछ लीजिए। हाँ, जाहिर है वो एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, मुझे भी, आपको भी हुआ होगा, जाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं। और जिस तरह ज़िशान कह रहे हैं कि एक इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए कि हम भी एक्टिंग में जा सकते हैं, और कभी इंशाल्लाह जाएंगे भी। लेकिन पर्सनली मुझे उस तरह से जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन चले इन फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसी है। मुझे और गजल को और हमारी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।